Gynoecium is the female reproductive part of the flower and is made up of one of the carpels. Gynoecium एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो मुख्यतः एक या एक से अधिक कार्पल से मिलकर बना हुआ है। कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। अब एक कार्पल में 3 पार्ट्स जिनके नाम स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। एक पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे स्टाइल कह सकते हो और नीचे एक बेसल पार्ट, सोलन बेसल पार्ट जिसे हम ओवरी कहते हैं। इन तीनों को ही मिलाकर हमने क्या कहा? कार्पल। तो कार्पल क्या होगा कि एक प्रकार का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसकी संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। प्रत्येक कार्पल में 3 प्रकार के पार्ट दिखाई देंगे, एक स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और तीसरा ओवरी। अब अगर इन तीनों को अगर हम समझें ये पार्ट क्या करते हैं और ये इनके क्या कार्य हैं, तो ओवरी इज द एनलार्ज बेसल पार्ट। ओवरी सबसे नीचे का आधार पार्ट है, बेसल पार्ट है, ऑन विच लाई द एलोंगेटेड ट्यूब। ये एक लंबी ट्यूब के साथ जुड़ा हुआ है, द स्टाइल। उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? स्टाइल। द स्टाइल कनेक्ट द ओवरी टू द स्टिग्मा। स्टाइल ओवरी को स्टिग्मा पर जोड़ती है। स्टिग्मा is usually at the tip of the style. स्टाइल के ऊपरी टिप वाले भाग पर स्टिग्मा पाई जाती है। इज वन ऑफ द रिस्पेक्टिव सरफेस ऑफ द पोलर ग्रेन्स। तो ये जो 2 गोल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये बेसिकली पोलर ग्रेन्स ही कि स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स को रिस्पेक्ट करने वाला पार्ट कि पोलन ग्रेन यहाँ आएंगे, स्टिग्मा पर लैंड करेंगे, स्टिग्मा से एक पोलन ट्यूब निकलेगा तो स्टाइल से होता हुआ सीधा ओवरी पर जाकर फर्टिलाइजेशन के कार्य को आगे बढ़ाएगा। तो ईच ओवरी बियर 1 और मोर ओव्यूल्स। प्रत्येक ओवरी में एक या एक से अधिक ओव्यूल्स पाए जाते। अटैच टू ए फ्लैट, वो अंदर जाकर एक स्ट्रक्चर के साथ अटैच होंगे जो एक फ्लैट स्ट्रक्चर होगा, क्वेश्चन लाइक होगा। जस्ट नेम इज प्लेसेंटा। इसका नाम क्या है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को हमने पहले भी पढ़ा था। प्लेसेंटा एक प्रकार के विभाग होते हैं जहाँ पर एक डेवलप्ड या डेवलपिंग एम्ब्रियो का न्यूट्रिशन देने का कार्य किया जाता है, या एक डेवलपिंग एम्ब्रियो एक प्लेसेंटा के अंदर अपने डेवलपमेंट को पूरा करता है। तो व्हेन मोर देन 1 कार्पल इज प्रेजेंट, यदि माना जाए कि एक या एक से अधिक कार्पल उपस्थित हैं और दे मे बी फ्री, और वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? एक फ्री अवस्था, एज इन लोटस एंड रोज। गुलाब और कमल के पुष्पों पर आप ऐसा देख सकते हैं। एंड आर कॉल्ड एपोकार्पस, जिन्हें हम एपोकार्पस कहेंगे। दे आर टर्म सिनकार्पस, यानी कि व्हेन कार्पल आर फ्यूज। अगर कार्पल आपस में फ्यूज्ड है तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं? सिनकार्पस। एज इन मस्टर्ड एंड टमाटर, जैसा आप सरसों और टमाटर के फूलों पर देख सकते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद द ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड एंड ओवरी मैच्योर इनटू ए फ्रूट। के फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओव्यूल डेवलप होगा एक सीड में और ओवरी मैच्योर होगा एक फल या एक फ्रूट का निर्माण करेगी। आगे इन बातों को समझने के लिए कि एक ओवरी में ओव्यूल्स किस प्रकार से लगते हैं, उनके निकलने के पैटर्न को हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। कि द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्या है? कि ओवरी में ओव्यूलों के निकलने का अरेंजमेंट, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ओवरी में ओव्यूल्स का जो अरेंजमेंट है कि वो कौन किस स्थान पर स्थित होगा, ऐसे अरेंजमेंट को हम प्लेसेंटेशन कह सकते हैं। तो द प्लेसेंटेशन आर डिफरेंट टाइप्स। हमें कुल 5 प्रकारों में इनको पढ़ना है। नेमली मार्जिनल, नाम से ही पता चला कि मार्जिनल मार्जिन पर दिखाई देगी। एक्साइल, पैरिटियल, बेसल और सेंट्रल और फ्री सेंट्रल। तो सबसे पहले मार्जिनल,
marginal placentation, the placenta forms a rigid along the ventral structure of the ovary and the ovule are grown on the ridge forming the two row। यानी जिस ओवरी में निकलने वाले ओव्यूल का पैटर्न एक रो में बनता हुआ दिखाई दे, यानी बाकायदा एक रो बनती हुई दिखाई दे और जिसके अंदर हमें कुछ ओव्यूल्स लगे हुए दिखाई दे, जैसा हम मटर में देखते हैं कि अगर हम मटर को देखें तो मटर एक इंक्लोज स्ट्रक्चर है। अगर आप उसको खोलें तो आपको उसकी दो रो यानी कि दो लाइनें दिखाई देंगी, आधे ओव्यूल एक पार्ट पर और आधे ओव्यूल एक पार्ट पर। ऐसे उदाहरण को बेटा अपन क्या कहते हैं, मार्जिनल। ये सब कहाँ दिखाई दे रहा है, मार्जिन वाले भाग पर। तो व्हेन द प्लेसेंटा, अब अगले की बात करते हैं कि व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्सिल, एक्सिल माने बिल्कुल मध्य में, कि माना कि प्लेसेंटा पूरा कहाँ है, एक्सिल, एंड द ओव्यूल आर अटैच इनटू ए मल्टीलोकुलर ओवली, और ये आपस में सब इकट्ठे होकर कैसा दिखा रहे हैं, मल्टीलोकुलर, यानी मध्य में एक गोल स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो द प्लेसेंटा इज सेड टू बी एक्साइल एज इन चाइना रोज, टमाटो और लेमन। जैसा हम नींबू में देखते हैं कि नींबू को जब हम बीच में से काटते हैं तो उसके एक्सिल वाले भाग पर हमको कई छोटे छोटे बीज यानी कि ओव्यूल निकलते हुए दिखाई देते हैं। तो वो बीज जो है वो एक प्रकार का ओव्यूल ही है। आगे देखें, इन पैरिटल प्लेसेंटेंसी, तो द ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और द पेरिनेथ पार्ट, कि ये ओवरी के अंदर वाले भाग किनारे की ओर लगे हुए दिखाई देंगे, पेरिनेथ वाले भागों पर लगे हुए दिखाई देंगे। तो ओवरी इज वन चैम्बर, या ओवरी एक चैम्बर की होगी, बट इट बिकम्स टू चैम्बर, अगर वो कभी दो चैम्बर की दिखाई देती है तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द फॉल्स सेप्टम, इसके कारण, एक फॉल्स सेप्टम के कारण। एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड एग्रीगेट, कि व्हेन द ओव्यूल आर ब्रोन ऑन सेंट्रल एक्सिस, कि माना कि ये सारे ओव्यूल एक मध्य वाले भाग सेंट्रल एक्सिस पर ही निकलना है, एंड सेपरेट सेप्टा आर एब्सेंट, और यहाँ कोई सेप्टा नहीं, सेप्टा माने एक अंदर की लेयर, सेप्टा माने एक सराउंडिंग लेयर। जैसे एक लेयर ये बनी और नींबू में क्या देखा, ये सारी लेयर एक दूसरे को आपस में ऐसे जुड़ा है। तो जब आपने नींबू काटा तो आपको इनके प्रत्येक भागों से छोटे छोटे ओव्यूल निकलते हुए दिखाई दिए। तो सेप्टा ये जो अंदर की लेयर थी, यहाँ सेप्टा आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं अगर दे रहा है। सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट एज इन Rhynthus and Primose, the placentation is called free central. In basal placentation, the placenta develops at the base of the ovary and a single ovule is attached to it, as in sunflower or marigold। यहाँ आपको केवल एक ही स्ट्रक्चर दिखाई देगा, सारे स्ट्रक्चर आपको बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। जैसे अगर हम एक सनफ्लावर के फूलों को देखें तो वास्तव में सनफ्लावर हमें बाहर से एक ही दिखता है, लेकिन उसके अंदर तमाम सैकड़ों छोटे छोटे फूल लगे होते हैं जो मिलकर एक कंस्टिट्यूटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम सनफ्लावर कहते हैं। आगे द फ्रूट, कि अब जब आपने देखा कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होने के बाद वो एक फल का निर्माण करेंगे, तो यहाँ हमें वो बात नहीं पढ़ने को आ रही है कि हम कैसे पॉलिनेशन को देखेंगे, पॉलिनेशन कैसे आगे जाकर फर्टिलाइजेशन करेगा, कैसे वो डेवलपमेंट होगा, वो आगे क्लासों में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ जो मुख्य बातें हमें क्या पढ़नी है कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, अगर हम इन पर चर्चा करने लगे, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, तो हम इंटरनल पर चर्चा करेंगे, और इंटरनल हमारा पार्ट का विषय नहीं है। पार्ट का विषय केवल क्या दिया जा रहा है हमें, केवल एक मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, कि आप बाहर से देखकर इसके विषय में क्या कह सकते हैं। तो द फ्रूट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, कि फ्लावरिंग प्लांट का सबसे मुख्य कैरेक्टर अगर कोई है तो वो है फूल, और फूल के बाद फलों का निर्माण। आपने तमाम पौधों के समुदायों को पढ़ा जिसमें किसी में भी ना तो फूल मिले थे और ना ही हमें फल मिल रहे थे। तो केवल एंजियोस्पर्म फैमिली जिसे हम पढ़ रहे हैं इस पार्ट में, एंजियोस्पर्म फैमिली इज एक यूनिक फैमिली है जिसमें सर्वप्रथम फूलों का आना शुरू हुआ, और इन फूलों के रिप्रोडक्शन के रिजल्ट के बाद हमें एक फल जैसा आकृति प्राप्त हुआ। फल जिसे आप फ्रूट भी कह सकते हैं, आप जिसे तमाम भोजन के तौर पर प्रयोग करते हैं, लेकिन एक सबसे मुख्य बात क्या है कि इन फलों के अंदर बनने वाला बीज, बनने वाला एक एंडोस्पर्म, जो आगे जाकर आप एक सीड कहोगे, वो एक नए पौधे का जन्मदाता होता है। यानी वो एक बीज आगे जाने पर उसी जाति का एक नया पौधा निकालने के लिए कैपेबिलिटी रखता है।
तो इट इज अ मैच्योर और रिफाइन ओवरी। आप फल को अगर अपनी भाषा में कहें तो आप एक रिफाइन यानी कि एक पकी हुई ओवरी या एक परिपक्व मैच्योर ओवरी भी कह सकते हैं। डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो हमेशा फर्टिलाइजेशन के बाद ही डेवलप होती है। इज ए फ्रूट इज फ्रॉम विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर कोई फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होता है, ऐसे फ्रूटों को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट और ऐसी प्रक्रिया को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। द अनफर्टिलाइजेशन रिजल्ट इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस, यानी जहां फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा। और फर्टिलाइजेशन क्या है कि वेयर आर द टू टाइप्स ऑफ गैमीट आर फ्यूज टुगेदर इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, कि जब दो प्रकार की जर्म सेलें आपस में एक दूसरे को फ्यूज करती हैं, ऐसे टर्म या ऐसी प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहाँ दो प्रकार की सेलें आपस में एक दूसरे को फर्टिलाइज नहीं करेंगी, यानी यहाँ अनफर्टिलाइजेशन होगा, बिना फर्टिलाइजेशन के ही फलों का निर्माण अगर हो रहा है तो ऐसे समस्त फलों को अपन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कह सकते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का भी भाग हो सकता है। जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ द वॉल पेरिका, सामान्यतः फलों पर एक लेयर पाई जाएगी, एक दीवार बाहर की ओर पाई जाएगी जिसे हम पेरिकार्प कहेंगे, और इसके अंदर एक बीज होगा। यानी सामान्यतः अगर फलों को देखा जाए तो इसके ऊपर एक पतली सी लेयर और उसके अंदर एक बीज होगा। तो द पेरिकार्प में भी ड्राई और फ्लैशी, पेरिकार्प या तो सूखी हो सकती है या वो फ्लैशी हो सकती है। तो व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैशी, माना कि यदि पेरिकार्प थिक हो रही है, थोड़ी सी मोटी हो रही है और वो फ्लैशी हो रही है, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर एपिकार्प, तो वो तीन भागों में बटेगी। जो उसके बाहर का भाग होगा वो एपिकार्प, बीच का मिडिल भाग मीजोकार्प और अंदर एक एंडोकार्प। अगर हम तीनों को उदाहरण से देखें तो आप एक आम को अगर देखें तो आम के ऊपर जो उसके छिकले थे जिसे अपन ने छीले उसे हम एपिकार्प कहेंगे। बीच का एडिबल पार्ट फ्लैशी भाग जिसे हमने एज ए भोजन के तौर पर प्राप्त किया वो मीजोकार्प, तो अंदर जो हम जिसे गुठली कहते हैं जो एक बीज प्राप्त हुआ उसे आप एंडोकार्प कह सकते हैं। तो इन मैंगो एंड कोकोनट, अगर हम मैंगो और कोकोनट को देखें, द फ्रूट इज नाउन एज ए ड्रूप, ऐसे फलों को हम ड्रूप भी कहते हैं, तो इनसे हमको फ्लैशी जूस जैसा स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। तो दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी, ये हमेशा मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होंगे, एंड आर वन सीडेड, और इनमें बीजों की संख्या कितनी होगी? केवल एक। In mango, the pericarp is well differentiated into an outer thin epicarp, a middle fleshy edible mesocarp, and an inner stony hard endocarp. जैसे अभी अपन ने आम के विषय पर चर्चा की कि बाहर एक पतला भाग जिसे बीकार्प कहा गया, बीच में फ्लैशी एडिबल पार्ट जिसे मीजोकार्प कहा, और अंदर एक पत्थर जैसा कठोर भाग निकला जिसे हमने एंडोकार्प या आगे जाकर गुठली और अपनी भाषा में उसे बीज कहा। In coconut, which is also a drupe, the mesocarp is fibrous. तो हमने जो भाग देखा कि इनका जो एपिकार्प अगर आप कहो तो ये स्क्लेरन कैविटस हो गया, डैश टिश्यूज हो गए, दे आर प्रोटेक्टेड फॉर अवर मीजोकार्प, कि अपने मीजोकार्प को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कैसे हो गए? स्क्लेरन कैविटस हो गए, जैसे आप नारियल के ऊपर का स्ट्रक्चर। अब अंदर जो भाग है मीजोकार्प वो कैसा है? इस फाइब्रस, यानी उस मीजोकार्प में तमाम प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, जो आप जिसे आप गरी कहते हैं, जिसे आप खा लेते हैं, वो मीजोकार्प है। और अब बात आती है एंडोकार्प। तो एंडोकार्प बेसिकली क्या होती है? एक गुठली होना चाहिए, लेकिन ये ड्रूप होने के कारण इसके अंदर एंडोकार्प एज ए लिक्विड है। तो वो जो लिक्विड अपन देखते हैं जिसे अपन नारियल का पानी या कोकोनट वाटर कह सकते हैं, उस पानी में तमाम प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाएगा। कि आपने एक आम की गुठली को देखा और आम की गुठली में इतना कैपेबिलिटी था, इतना क्रेडिटबिलिटी था कि उसने एक नए आम के पौधे का जन्म दिया, यानी कि प्रत्येक गुठली अपने अंदर तमाम प्रकार का न्यूट्रिटिव वैल्यू या न्यूट्रिशन स्टोर करके रखती है व्हेनेवर दैट अ फेवरेबल कंडीशन इज कम आउट। वो तब तक रहती है जब तक एक फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाए। और फेवरेबल कंडीशन कब आती है? जब उसके मुताबिक तापमान या लक्षण आए। जैसे हमने एक गुठली को या एक बीज को मिट्टी में लगाया, तो मिट्टी में जब वो गया तो उसको नमी प्राप्त हुई, उसको मिट्टी में से तमाम मिनरल्स प्राप्त हुए, उसको ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई और वो धीरे जाकर जर्मिनेट हुआ।
तो आम की गुठली को जब लगाया और हमने देखा कि वो कुछ समय बाद मिट्टी में दबे होने के बाद उसमें से एक अचानक एक छोटा सा सीडलिंग निकला और एक छोटा सा पौधा निकलता हुआ दिखाई देता। हम यहाँ कोकोनट वाटर की बात कर रहे हैं, तो कोकोनट का वाटर एक प्रकार का लिक्विड एंडोस्पर्म है जिसमें दुनिया भर के तमाम न्यूट्रिशन, तमाम मिनरल्स पाए जाएंगे। इसलिए हम ये भी देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में जब अधिकतर डिसेंट्री हमारी बॉडी पर होती है तो हमें कोकोनट वाटर पीने की सलाह दी जाती है, या इन केस ऑफ प्रेगनेंसी डॉक्टर रिकमेंडेड टू द कोकोनट वाटर टू द प्रेग्नेंट वुमेन, क्योंकि उसमें तमाम प्रकार के वो मिनरल्स हैं, वो न्यूट्रिशन है जो एक डेवलप एम्ब्रियो को चाहिए। और आजकल हम और भी देखते हैं कि लोगों के शरीर में अगर कहीं प्लेटलेट्स की संख्या कम होती हुई दिखाई देती है तो आजकल डॉक्टर भी देन रिकमेंडेड द कोकोनट वाटर टू अचीवमेंट अ गुड प्लेटलेट्स इन योर बॉडी। एक नए प्लेटलेट्स को बनाने के लिए वो इस प्रकार के पानी का प्रयोग कर सकते हैं। तो नारियल पानी इज़ बेटर देन टू ए सलाइन वाटर। अगर नारियल का पानी हम पीते रहेंगे तो वो जो हम एक बोतल या ड्रिप चढ़वानी पड़ती है उससे कहीं जाकर हम बच सकते हैं, क्योंकि वो नेचुरल मिनरल्स हैं, नेचुरल वाटर है जिसका प्रयोग और जिसकी आवश्यकता कि जिनके न्यूट्रिशन की वैल्यू हमारे बॉडी में दिन भर कम होती है, तमाम मिनरल्स जितने हैं वो बॉडी में लगातार कम होते हैं, तो उनकी प्राप्ति को करने के लिए हम कोकोनट वाटर का प्रयोग कर सकते हैं। आगे अब वो स्ट्रक्चर की बात होने लगी। अभी तो फल की चर्चा हो रही थी कि फल को हमने कैसे देखा, किस प्रकार के फलों का हमने प्रयोग किया और हम फल का कौन सा भाग है जिसे हम खा रहे हैं। तो आगे भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हमको पढ़ने को मिलते हैं। कभी कभी आता भी है कि आप फलों के कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिन्हें आप खा लेते हो। तो आगे हम बीज के विषय पर चर्चा करेंगे कि ये बीज है क्या। तो द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओव्यूल एक बीज में बदल जाएगा या वो एक बीज में बदल जाता है। तो ए सीड इज मेड अप ऑफ ए सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। प्रत्येक बीज पर एक सीड कोट होगा, यानी कि बीज के ऊपर का एक आवरण, और उसके अंदर एक एम्ब्रियो होगा, क्योंकि एम्ब्रियो ही तो डेवलप हो रहा है। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस एज वन। अगर वो जो एक रेडिकल वाला भाग है, यानी जहां रेडिकल दिखाई दे रहा है, अपन ने कई बार रेडिकल और प्लम्यूल का चित्र देखा बराबर। जब पार्ट का स्टार्टिंग भी किया था, अगर हम पहला वीडियो अपना देखें तो उसमें भी वो रेडिकल और प्लम्यूल का चित्र हमें दिख जाएगा। हम एक बार फिर बना लेते हैं एज ए मेमोरिकल कि ये रेडिकल और प्लम्यूल है क्या। इनको बराबर याद रखा जाए, क्योंकि ये किसी भी एक नए पौधे की आत्मा है। अगर ये नहीं समझ में आए तो यही समझ में नहीं आएगा कि नई जड़ और नया तना आया कहाँ से था। तो मैं तुमसे हमेशा एक बात कह देता हूँ कि चित्र को अगर याद रखना है, अगर इसको याद रखना है तो छोले को याद रखो। चने में कम दिखाई देता है, लेकिन छोले में दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल वेल डिफरेंशिएट दिखाई देता है। कि आप छोलों को लें, रात में पानी में भिगोएं और सवेरे देखें तो आपको बाकायदा रेडिकल और प्लम्यूल दिखाई दे जाए। और अगर कुछ दिनों बाद अगर हमें जर्मिनेशन को भी फाइंड आउट करना है तो इनको निकालो, गीले कपड़े में बांधो और अगले दिन आपको एक स्पाउटेड शीट जैसा स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। फिर आप ये फाइंड आउट कर लेना कि पहले जड़ निकली कि तना निकला। ये आप भी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि आपको प्लम्यूल और रेडिकल दोनों पता है। तो आप ये बताना फिर कि पहले जड़ निकली कि पहले तना निकला, कि दोनों एट ए टाइम निकले। ये मंडे को बताना, ठीक। आज शनिवार है, जाना छोलों को भिगोना, सोमवार को सुबह संडे हो जाएगा तो संडे को आलू का सेवन करना, बढ़िया छुट्टी है। और 2, 4, 5 को गीले कपड़े में रखना, मंडे को स्पाउटेड शीट करना और उसका रिजल्ट अपन यहाँ क्लासरूम में चर्चा करेंगे। तो एक छोला लेकर आए आप जिस पर स्पाउटेड स्ट्रक्चर निकले हो, फिर देखेंगे कि रेडिकल है कि प्लम्यूल है, कौन आया पहले, जड़ आई कितना आया। जैसे एक विषय बहुत समय से चल रहा था कि पहले अंडा आया कि मुर्गी आया। इस पर वैज्ञानिकों ने सर्च करा कि पहले कौन आया, मुर्गी। पता करेंगे कौन आया पहले। आगे देखो कि केवल अगर एक रेडिकल दिखाई देता है कि 1 एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 1 एज इन व्हीट और मैच, जैसे गेहूं का एक दाना और एक मक्का, सिंगल सीड है, आप इसे मोनोकोट कह सकते हैं। एंड 2 कोटिलेडन्स, ग्राम एंड पी, मटर और चना। आप इन्हें क्या कह सकते हो,
देयर आर टू कॉटिलेडन्स यानी कि डाइकॉट। तो स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडन सीड, तो सबसे पहले हम डाइकॉट के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। तो द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए सीड इज सीड कोट। ये तो कॉमन बात है कि हर बीज के ऊपर एक कवर चढ़ा होगा, जिसे हम सीड कोट कह रहे थे। द सीड कोट हैज टू लेयर, अगर उस सीड कोट पर दो लेयर है। द आउटर लेयर is called testa and the inner tegmen. The hilum is the scare on the seed coat through which a developing seed were attached to the fruit. यानी कि जब एक बीज वृद्धि करता है और वो फल से जिस भाग पर जाकर अटैच होता है, उस स्ट्रक्चर को अपन हिलम कहते हैं। तो वो हिलम वाले भाग से वहाँ अटैच होगा, अटैच टू द फ्रूट। तो एबव द हिलम, हिलम के ऊपर एक छोटा सा स्मॉल पोर पाया जाएगा, कॉल्ड द माइक्रोपाइल। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल ही वह भाग है जहां से जर्मिनेशंस दिखाई देंगे, क्योंकि आगे भी हम इस बात पर पढ़ेंगे कि हमारे बीज के ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है जो स्पोरोलेनिन की होती है। और स्पोरोलेनिन एक प्रकार का वह पार्ट है जो दुनिया का रेसिस्टेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स कहलाता है, कि जिसके कारण बीज अगर मिट्टी में दबा है तो कोई एसिड, कोई मिनरल्स, कोई पानी उसको डिगार्ड नहीं कर सकता। लेकिन केवल एक भाग ऐसा होता है माइक्रोपाइल जहां पर वो स्पोरोलेनिन एब्सेंट होती है, क्योंकि वहीं से तो जर्मिनेशन शुरू होगा। अगर वहां पर भी स्पोरोलेनिन होती तो बीज एक रेसिस्ट बॉडी हो जाता, वो कभी भी जर्मिनेट नहीं करता। तो स्पोरोलेनिन उनको एक रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर प्रदान करता है। तो विद इन द सीड कोट इन द एम्ब्रियो, सीड कोट के अंदर एक एम्ब्रियो होगा कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कॉटिलेडन्स। यहाँ एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी और दो कॉटिलेडन्स पाए जाएंगे। तो द कॉटिलेडन्स आर ऑफन फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। आपने पढ़ा कि कॉटिलेडन्स कैसे होंगे? फ्लैशी होंगे और इनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होगा। एट द टू एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड द प्लब्यूल। और इनके दो अंतिम भाग होंगे जिनको अपन एक को क्या कहते थे? रेडिकल, और दूसरे को प्लब्यूल। इन सम शीट्स such as castor the endosperm form as a result of double fertilization। कभी कभी अगर हम कास्टर के पौधों को देखें तो एंडोस्पर्मिक डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है। इज ए फूड स्टोरिंग टिश्यू आर कॉल्ड एंडोस्पर्मिक शीट। तो जहाँ भोजन स्टोर होने की बात आती है उन सीडों को अपन एंडोस्पर्मिक शीट्स कहते हैं, जैसे इन प्लांट सच एज बीन, ग्राम और पी। और द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर सीड। जहाँ ये एंडोस्पर्म उपस्थित नहीं होता, ऐसे बीजों को हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कह सकते हैं। तो दो प्रकार के जिनसे भोजन की मुख्य तौर पर प्राप्ति हो जाए, जो फ्लैशी होंगे उन्हें अपन एंडोस्पर्मस कह सकते हैं, और जहां प्राप्ति नहीं हो रही है उसे हम एंडोस्पर्मस कह सकते हैं।